अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज अवाल याबर। यू वाचिंग स्क्रीन रिव्यूज। मेरे साथ मौजूद हैं काशिफ शायरी और काशिफ शायरी साहब। स्क्रीन रिव्यूज के फैंस के लिए ये एक नया सिलसिला हम शुरू करने जा रहे हैं। एंड लास्ट वीक वैसे हम इसकी एक एपिसोड रिकॉर्ड कर चुके हैं, बट अब हम इसको प्रॉपरली लॉन्च कर रहे हैं। दिस इज वीकली रिव्यू बाय स्क्रीन रिव्यूज। एंड हर हफ्ते थर्सडे वाले दिन आप लोग इस वीकली रिव्यू के एपिसोड देखा करेंगे। और दुनिया भर में कहीं पे भी कोई भी एंटरटेनमेंट साइड की न्यूज़ हो या फिर कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो तो उसे हम अपने इस पॉडकास्ट में, अपने इस रिव्यू में जो है डिस्कस किया करेंगे। तो पहले तो काशिफ आपको खुशामदीद कहता हूँ। और लास्ट वीक काशिफ हमने कुछ बातचीत की थी अपने व्यूअर्स के सामने, और कुछ शक व शुबहात, कुछ बातों का हमने इजहार किया था कि हमें लग रहा है कि इस तरह की सिचुएशन होने वाली है। एंड यकीन जाने हमने वो बातें की थी और अगले दिन वो सारी चीज़ें हकीकतन हो गई। और आज भी इसी तरह की कुछ बातें हम लेके आए। पिछले हफ्ते बेसिकली हमने बात की थी कि इजराइल जो है ईरान के ऊपर हमला कर देगा, और ऐसा हो गया। और अब ऐसा लग रहा है कि शायद यूएसए भी इस वॉर का हिस्सा बन सकता है। तो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस थोड़ी सी रिकैप ले लेते हैं। काशिफ, क्या हो चुका है पिछले हफ्ते से अब तक और क्या सिचुएशन चल रही है? मतलब पहले तो इजराइल ने हमला कर दिया, और बहुत ही ऐसा हमला किया था कि शायद अगर कोई कमज़ोर मुल्क होता तो उधर रिजीम चेंज या फिर कोई इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा ओवरऑल जो है पिछला हफ्ता रहा? ज़बर लास्ट टाइम जिस तरह आपने बताया, हम जुमरात का ही दिन था। अमूमन हमारी रिकॉर्डिंग जुमरात को होती है। नाजरीन के ताकि इल्म में आए ये बात, जुमरात को हमने रिकॉर्डिंग की थी, शो की, तो उस पर हम ये चीज़ मुशाहिदा कर रहे थे कि शायद मिडिल ईस्ट में हमें हालात ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। चूँकि अगरचा अमेरिका के ईरान के साथ न्यूक्लियर के ऊपर जो है बातचीत चल रही थी, जिसका एक दौर अभी इतवार को होना था, और उस वीडियो में हमने ये भी कहा था कि शायद इतवार तक नहीं होगा। हमें ऐसा लग रहा था कि शायद इतवार तक नहीं होगा क्योंकि एक डील होना बाकी है। लेकिन हमें नहीं पता था कि ट्रम्प की बात इतनी कम माने है, इतनी कम खेज है कि उसकी सुनी ही नहीं गई कि यार इतवार तक का सबर कर लिया जाए। बिलाखिर ये हुआ कि जुम्मे की सुबह जो है 3 बजे के करीब जो वक्त हमें बताया जाता है कि ईरान के शहर तेहरान और अस्फहान और वो शहर जहाँ पर न्यूक्लियर साइट्स हैं ईरान की, वहाँ पर इजराइल की जानिब से जो है हमले किए गए, जिसमें हमने देखा कि ड्रोन्स भी इस्तेमाल हुए हैं, जेट्स भी इस्तेमाल हुए हैं, जासूस तैयारे भी इस्तेमाल हुए, और उसके अंदर जो है टारगेटेड ऑपरेशन था, कहा गया उसको, और कंसाइज ऑपरेशन था वो। वैसे फिर सॉरी मैं इस बात को काटूंगा, ये सिर्फ वेस्टर्न मीडिया इस बात को कह रहा है, बट आई हैव वीडियोस फ्रॉम ईरान। मैं शेयर नहीं करना चाहूंगा क्योंकि वो मेरे अपने जानने वालों की वीडियोस हैं और सब, तो उसमें बाकायदा ये चीज एक्सप्रेस की गई और उन वीडियोस में शवाहिद मौजूद हैं कि जो बात उनकी तरफ से की जा रही थी कि देवर प्रिसाइज, देवर नॉट प्रिसाइज। उसमें आम लोगों का भी नुकसान हुआ, उसमें बच्चे भी शहीद हुए, उसमें डिफरेंट लोगों के घरों का नुकसान हुआ। तो ये बात गलत और झूठ जो है वेस्टर्न मीडिया पे चल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और उसके बाद जब ये चीज़ें हो गई तो उन्हें शायद ऐसा लगा कि ये जो है अब हुकूमत को चाहिए वरना बुरे बिस्तर समेटे, और जो सो कॉल्ड रजीम चेंज की बातें हो रही थी तो उनको लगा कि सब खत्म हो गया। और नो डाउट उस वक्त सिचुएशन भी बड़ी सख्त थी, और अब समझ नहीं आ रहा था कि लोगों को भी कि फौरन अब होने क्या वाला है। हमने देखा कि दिन गुजरता गया, शाम तक चीजें होती गई, जो लोग शहीद हुए उनकी रिप्लेसमेंट कर दी गई, फौरन आ गई, ठीक है। और आफ्टर मगरिब यानी 8-9 बजे का गालिबन कोई वक्त होगा, इस पे फिर ईरान की जानिब से हमला कर दिया गया। 3 चूंकि इससे पहले 2 हो चुका था, 1 और 2, 3 का आगाज कर दिया गया, और तब से लेकर अब तक इजराइल की बर्बादी 5 दिन हो चुके सामने 5 दिन हो चुके हैं इस जंग को लेकर। और फौरन भी एक हमला कर दिया गया था जिसमें ड्रोन्स भेजे गए थे। ईरान ने शायद उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया बिकॉज उनके जो सुप्रीम लीडर है उन्होंने कहा कि वो जो ड्रोन्स वगैरह था वो हमने नहीं, ईरान जब हमला करता है तो दुनिया को पता चल जाता है, और रात में फिर जैसा आप बता रहे हैं मगरिब के करीब वो हमला प्रॉपर्ली किया गया। बिल्कुल, तो ये सारी सिचुएशन रही जबर। उसके बाद से लेकर हफ्ता हो गया है, और इस वक्त सिचुएशन हमें कुछ इस तरह की लग रही है कि एक होता है ना महल्ले में एक
शख्स होता है जो थोड़ा सा अपने में चौड़ा होता है और वो बरमबाजी दिखाता है, जब वो किसी के पास जाता है लड़ने के लिए तो फिर मोहल्ले का एक बंदा उसको गिरबान से पकड़ता है और फिर चमाटे मारता है उसको। फिर दूसरा बोलता है यार भाई बस यार, हो गया यार, बस कितना मारोगे बस। तो ये बच्चा कौन है? अब ये बच्चा इस वक्त इजराइल है, ठीक है, और जिसने गर्दन से पकड़ के मारा वो ईरान है यार। लेकिन अच्छा, इसमें एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि एक बड़ी इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस चल रही है इस वक्त कनाडा में, गालिबन G7 कंट्रीज की हो चुकी है और उसमें बेसिकली जो है जो G7 कंट्रीज के हेड्स होते हैं, जो प्रेसिडेंट्स होते हैं, वो सारे उस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनते हैं। वहाँ कुछ डिस्कशन वगैरह चीजें होनी थी, लेकिन ट्रम्प साहब वो जगह छोड़ के जल्दी US भाग गए। तो ऐसा क्या हुआ? और सुनने में ये भी आया था कि वहाँ पे यूक्रेनियन प्रेसिडेंट से भी मुलाकात करनी थी ट्रम्प साहब ने, लेकिन वो चीज भी मंसूख करनी पड़ गई। लेकिन वहां पे एक बात जो कही गई विच वाज वेरी स्ट्रेंज टू मी, बोला ये गया कि इस्राइल को अपने दिफा का पूरा हक है। यार, अपने दिफा का हक सबको है, कोई ये नहीं कह रहा कि किसी कंट्री को अपने दिफा का हक नहीं है, लेकिन दिफा उसका होता है जो जिसके ऊपर हमला होता है। बिल्कुल, आपने तो हमला किया है। एग्जैक्टली। तो फिर आप अपने दिफा में क्या कर सकते हो? मतलब आपने तो स्टार्ट किया। तो ये बहुत ही मजायका खेज बात थी। इतने पढ़े लिखे लोग, इतने समझदार लोग इस तरह की बेवकूफाना बात कर रहे हैं, तो दिस इज वेरी शेमफुल एंड दिस इज ये उनकी एक एजुकेशनल साइड दिखाता है कि वो कितने बेवकूफ हैं। तो उनको ये भी नहीं पता कि भाई जो अटैक कर रहा है वो मजलूम नहीं है, जिसके ऊपर अटैक हो रहा है वो मजलूम है। और इस पे पूरी दुनिया में इस बात का मजाक भी बना। खैर, ट्रम्प साहब वहां से भाग के जो है US पहुंचे और कुछ उन्होंने कहा कि खतरनाक होने वाला है। उसके बाद 2-3 ट्वीट्स भी बड़ी अजीब किस्म की आई। ट्रम्प साहब वैसे तो कहते थे कि जो है मिडिल ईस्ट में जो वॉर्स हैं, मैं उनका कभी भी सपोर्ट नहीं कर, मतलब मैंने अपनी जिंदगी में नहीं किया। और उनकी काफी सारी पुरानी पीस के लिए उनकी काफी सारी पुरानी ट्वीट्स ऐसी मौजूद थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इराक वॉर और फला इसमें सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को नुकसान पहुंचा है और इसका कोई रीजन नहीं था, इन सारी वॉर्स का कोई रीजन नहीं था। लेकिन अब वही ट्रम्प अपने ट्विटर अकाउंट पे कहते हैं जी ईरान के सुप्रीम लीडर को धमकियां दे रहे हैं कि आप किस जगह है हमें मालूम है और हम आपको खत्म कर सकते हैं। मजेदार बात यह, जवाब क्या आता है? जवाब ये आता है कि मैं चला जाऊं, मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूं। बिल्कुल, मैं चला जाऊं, मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूं, इस्लाम इम्पोर्टेंट है। और मजेदार बात यह है कि इस्लाम सिर्फ ईरान में नहीं है, इस्लाम पूरी दुनिया में। इस्लाम USA में भी है, इस्लाम कनाडा में भी है, इस्लाम UK में भी है, इस्लाम फ्रांस में भी है। हर जगह, दुनिया के हर खित्ते में इस्लाम मौजूद है। और जब कभी मुस्लिम कंट्रीज पे प्रॉब्लम आएगी, जब कभी मुसलमानों में प्रॉब्लम आएगी, वी आर यूनाइटेड। हम कहीं इधर उधर किसी के सामने हम ना सजदा करने वाले हैं, ना हम झुकने वाले हैं। अगर आप मतलब समझते हैं कि हम पे जोर आजमाई करके हमको झुका देंगे, तो हमारी जो गर्दन है, हमारा जो सर है, वो सिर्फ हमारे रब के सामने झुकता है। ये बात क्लियरली मैं कहना चाहता हूँ उन तमाम लोगों को जो समझते हैं कि जी अगर आप लोग अटैक कर देंगे तो यूं हो जाएगा, वो हो जाएगा। हम लोग वो नहीं है, हम पीसफुल लोग हैं, मोहब्बत करने वाले हैं। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि इस तरह से हमारे ऊपर कंट्रोल हासिल कर ले, तो ये होने वाला नहीं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, मजीद क्या हुआ काशिफ? जी, तो जवार बात को ऑलमोस्ट आप कंक्लूड कर ही चुके हैं, लेकिन अब हम चाहेंगे कि कुछ हालात वाकयात पर इस तरह नजर डालें कि इस डिटेल्स में जाए, किसको क्या क्या नुकसान हुआ, इस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगरचा ईरान इस वक्त डिफेंडिंग पोजीशन पर है, ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है कि इनकलाब इस्लामी के आने के बाद से लेकर अब तक ईरान मईशी तौर पर बहुत जो है ना कमजोर मुल्क है और उसके ऊपर इंटरनेशनल सैंक्शंस हैं, जिस वजह से वो इंटरनेशनली तिजारत नहीं कर सकता, उसके पास वो असलहा नहीं खरीद सकता। जो भी चीज इस वक्त वो अपने दिफा में कर रहा है वो सारी सेल्फ मेड है, ठीक है। तो जो है इसमें हमने ये देखा है कि ईरान ने जब रिटेलिएट किया, खतरनाक, उसके बाद जो मिसाइल चले तो दुनिया अब तक परेशान है कि आखिर ये हैं कौन से मिसाइल, ठीक है, और इसकी अब तादाद कितनी है इस पर बहस की जा रही है। लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक अगर ये जंग अगले 2 साल भी चलती है तो ईरान के पास इतना जखीरा मौजूद है कि वो अगले 2-3 साल तक जो है डिफेंडिंग पोजीशन में रह सकता है। अच्छा, इस डिफेंडिंग पोजीशन में भी हमने देखा जवार के सो कॉल्ड आयरन डोम और थार
इस जैसे जो है ना उन्होंने सिस्टम्स रखे हुए थे कि जो मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करेंगे, लेकिन हमने देखा कि वो आयरन डोम बिल्कुल। और उनकी फोर्सेस ने बाकायदा ट्वीट किया और बाकायदा ऐलान हुए वहां पे कि आप ये ना समझे कि हमारा जो शहर है या हम लोग बिल्कुल सेफ हैं, ये एक सिर्फ मिथ थी और वो मिथ अब ब्रेक हो चुकी है, तो आप लोग प्लीज बंकर्स में चले जाएं। और एक और अफसोसनाक खबर वो ये है कि बंकर्स में सिर्फ और सिर्फ यहूदी जा सकते हैं। मतलब जहां जो लोग बात करते थे इक्वालिटी की, वहीं पे आई डोंट नो यहाँ इक्वालिटी कहाँ चली जाती है। बहुत सारे वहां पे चाइनीज वर्कर और इस तरह के लोग थे जिन्हें उन बंकर्स में नहीं घुसने दिया गया। दूसरी जानिब एक और इक्वालिटी की बात अगर आई गई है, बहुत सारे दुनिया के ऐसे मुमालिक जो जेंडर इक्वालिटी पे तो बात करते हैं, लेकिन जब बात आ जाती है प्रोटेक्शन पे, ठीक है, तो प्रोटेक्शन में भी तो इक्वालिटी होनी चाहिए कि अगर यूएस के पास या किसी और कंट्री के पास कोई भी चीज एज अ वेपन है, तो दूसरे कंट्रीज को भी इस चीज की इक्वल राइट्स होने चाहिए कि वो भी उस तरह की चीज अपने पास अपने सेल्फ डिफेंस के लिए रख सके। इस तरह का रूल किसने बना दिया और हम क्यों मान लें कि जी उनके पास ये चीज है और हम ये चीज नहीं रख सकते? मतलब दिस इज नॉट फेयर, दिस इज अनइक्वल। इक्वालिटी की तो बात आप लोग करते थे, तो कहाँ गई इक्वालिटी? इसमें आपको इक्वालिटी नजर ही नहीं आती। ऐसा ही है। तो काशिफ डिटेल में अगर आप थोड़ा सा खामनाई जो है बेसिकली सुप्रीम लीडर ईरान के, वो यही तो कहते हैं कि तुम होते कौन हो हमें डिक्टेट करने वाले, हमें बताने वाले, हमसे पूछने वाले कि हम क्या करें, क्यों करें? क्योंकि सिंपल यही चीजें पावर्स तुम भी रखते हो, या तो ये हो कि तुम्हारे पास ना हो और हम बना रहे हो तो फिर गलत चीज यार। देखें, इसमें तो दुनिया के जितने भी मुमालिक है ना, उनको शायद बात ये करनी चाहिए कि जिस कंट्री ने ऑलरेडी कुछ इस तरह की चीज इस्तेमाल, इस तरह का बारूद या इस तरह का वेपन इस्तेमाल कर दिया है, सबसे ज्यादा थ्रेट तो हमें उससे, बाकियों ने तो अभी इस्तेमाल किया नहीं, यानी हम लोग तो मैच्योर हैं। तो जिसने इस तरह का वेपन इस्तेमाल कर दिया है, दुनियाई मुमालिक स्पेशली चाइना एंड रशिया, इस वीडियो में ये बोलना चाहूंगा, उनको चाहिए कि वो उस मुल्क पे प्रेशर डाले कि अब वो लोग अपने उस वेपन को डिस्ट्रॉय कर दें, बिकॉज दे आर वेरी लीथल टू द वर्ल्ड, दे कैन यूज इट एनी टाइम। उन्होंने पहले यूज किया था, अब भी यूज करते हैं। ईरान ने कभी इस तरह का वेपन कभी यूज नहीं किया। ईरान अपने खित्ते में अपने बॉर्डर्स के साथ, अगर आप देखें पाकिस्तान का भी बॉर्डर लगता है, अफगानिस्तान का भी लगता है, और भी कंट्रीज हैं जिनके बॉर्डर करीब करीब हैं, कभी जंग नहीं हुई, अमन पसंद है। ऐसा ही है। तो मैं न्यूक्लियर का ये बता रहा था, और ईरानी सुप्रीम लीडर कहते हैं कि न्यूक्लियर पावर अव्वल तो हम बनाना नहीं चाहते, ठीक है, क्योंकि ये एक इंसानी अलमी के लिए संगीन खतरा है, लेकिन अगर बनाना चाहते हैं तो कोई रोक नहीं सकता था हमें। तो वो मैसेज तो क्लियर कट मौजूद है। लेकिन अब मैं कहूंगा, अब अगर आप ये मेरी वीडियो उन तक पहुंचती है, बल्कि पहुंचा दें कि यार देखें, हमारी प्रोटेक्शन भी जरूरी है, तो प्लीज आप अगर कर रहे हैं तो आप इस काम को जारी रखें, हम आपके बिल्कुल साथ हैं, और प्रोटेक्शन कम फर्स्ट। अगेन, अब क्या क्या हो चुका है जरा डिटेल में थोड़ा बताएंगे काशिफ? जवार, अब तक हमने तो इजराइल साइड से बताई कि वहां पर इन चीजों का नुकसानात वहां उन्हें जो है ना देखने को मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो ईरान के भी हालात कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे हमें, ठीक है। वहां पर चूंकि कोई खास जो है ना उनका प्रोटेक्शन सिस्टम नहीं है, तबाह कर दिया गया था सारे मामला। इंटरनली बगावत इंटरनली खदशा भी है इसका, और सेकंडली है कि जासूसी बहुत ज्यादा ईरान में बहुत ज्यादा हो रही है। आप देख रहे हैं कि आए दिन जासूसों को पकड़ के जो है सजाएं दी जा रही है। जासूसों में कौन शामिल है? जवार, इस तक सबसे ज्यादा जिनका नाम सामने आ रहा है वो है अफगानी, ठीक है, अफगानी जासूस बहुत ज्यादा ईरान में गिरफ्तार हो रहे हैं। सेकंड नंबर पर आपके पास आते हैं इंडियंस, ठीक है, जो रॉ के लिए वहां पर काम कर रहे हैं, और तीसरे वहीं के वो ईरानी जो रजा शाह पहलवी के चाहने वाले सपोर्टर है जी। तो ये तीन तरह के जो है ना वहां पर जो लोग वहां पर जो है काम कर रहे हैं, तो इस वजह से भी वहां के इंटरनल मामला बड़े खराब है। नुकसानात जो है ना वहां पर भी काफी हुआ है, जिसमें हमने देखा कि वहां हॉस्पिटल्स को भी निशाना बनाया गया, टीवी चैनल को भी निशाना बनाया गया है। इसके अलावा जो न्यूक्लियर साइट्स हैं जवार, उनको भी निशाना बनाया गया है, और अब उनकी जहां पे बॉम्ब नहीं बनाया जा रहा था, जी जी, और अब उनकी खास नजरें फर्दू पर और नतंस पर। क्यों? ठीक है, क्योंकि कहा जाता है कि जवार ये वो दो जगह हैं, न्यूक्लियर साइट्स हैं जो ज़ेर जमीन है, ठीक है, और जो यूरेनियम के ज़खायर हैं बेसिकली रिपोर्ट्स के मुताबिक कहते हैं कि वहां पर जो है ना सेव किया हुआ है। तो अमेरिका और इजराइल की ये ख्वाहिश है कि वो उसको तबाह करें।
यार ये जो एटॉमिक एजेंसी है दुनिया की एक उसका नाम क्या है? उसका नाम है IAEA। ओके, तो उन्होंने कहा था कि इसराइल को पहले ही वो लोग वार्न कर चुके थे कि आपके पास कोई भी ऐसे वेपन्स नहीं है कि जिन्हें आप यूज करेंगे तो आप इन जगहों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो फिर क्यों ये बेवकूफ़ी इसराइल ने की? जबर, अगर आपने ये एक वीडियो देखी हो जो कल से बड़ी गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पर, CNN ने पहले इस पर पैकेज बनाया था और उसके बाद दीगर न्यूज़ चैनल्स ने भी इसको लिया है, और परसों के जो हामिद मीर साहब का प्रोग्राम है उसमें भी वीडियो क्लिप चली थी। नेतन्याहू 1996 में किसी कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए, वहां बैठ के बोलते कि ईरान एटम बम बना रहा है और कुछ ही हफ्तों में वो तैयार कर लेगा, इजराइल खतरा है। 1996 में बात कही थी उसने। उसके बाद 2000 की कॉन्फ्रेंस लगातार ये बातें कही है। उन्होंने वापस ये बात की, फिर 2005 में ये बात की, फिर 2012 में ये बात की, और अब ये बात की कि कुछ ही दिनों में बना लेगा। अबे भाई, वो कौन से दिन है, कहाँ है और कब? मतलब 15 साल हो गए अब तक नहीं बना वो। तो उनको सिर्फ चाहिए था बहाना। ठीक है, इस पे ये हुआ है। तो अगेन जवार, अब जो देखने में आ रहा है वो ये कि इजराइल हमें जंग हारता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, इजराइल क्या इजराइल कोई ऐसा अटैक कर सकता है कि जिससे इन दो जगहों को जो आपने बताई इनको कोई नुकसान पहुंच जाए? इजराइल खुद से नहीं कर सकता, ना उसके पास वो वसाइल है दुनिया के पास, किसके पास है? अनलेस जो इस वक्त बाप बनने फिर रहे हैं, पूरी दुनिया को अपनी जागीर समझते हैं, ठीक है, अगर वो उनका साथ दे तो शायद हो सकता है। अगेन, अगर ऐसा कर लिया गया तो ये जंग फिर दो ममालिक के दरमियान नहीं रहेगी, आलमी जंग बन जाएगी। आलमी जंग का नाम देंगे वर्ल्ड वॉर 3, जिसमें हो सकता है और भी ममालिक और रशिया स्पेशली ये दोनों भी कूदेंगे, और यकीनन मगरिब जो हमारा बेसिकली मशरिक वुस्ता है, ये इस चीज का बहुत शिकार होगा। यार तेल की कीमतें आप देख रहे हैं आए दिन बढ़ रही है। मैं आपसे ये पूछने वाला था, मुझे सुनने में आया है कि इस तरह की एक शारा है, यानी समंदरी शारा, जिसमें कार्गो जो है बहुत ज्यादा, और खास तौर पे जो ऑयल कार्गो है वो शिप्स चलते हैं। तो कुछ ऐसी बातें की जा रही हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो शायद उस जगह को बंद किया जा सकता है। और ऐसे में जब बयानिए ये आ चुके हैं कि सऊदी अरेबिया और जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं और मुस्लिम कंट्रीज हैं, उन्होंने कह दिया है कि हम ईरान का साथ देंगे, और बहुत बोल्ड स्टेप है मुस्लिम कंट्रीज का। उन्होंने इतनी हिम्मत कर ली कि बोल दिया। तो इससे ये तो बहुत ही मतलब बड़ा खतरा है। पहले भी एक दफा ऐसा हो चुका है यूएस में, आई थिंक उनकी वॉर हुई थी कुछ गल्फ कंट्रीज के साथ, जिसमें ऑयल रोक दिया गया था और यूएस में बहुत परेशानियां हो गई थी। जैसे हम पाकिस्तान में देखते थे ना एक जमाने में कि लाइनें लगी होती थी पेट्रोल पंप, तो वैसे यूएस में 1980s की बात है, तो लाइनें लग गई थी। तो अगर ऐसा हो जाता है तो ऐसे में क्या सूरत हाल होगी? और फिर डेफिनेटली जितने भी आपके चाहे वो बहरी जहाज हो, कुछ बहरी जहाज उनके डिफरेंट और एनर्जीज पे भी चलते हैं, बट कुछ के लिए आपको फ्यूल लाजमी चाहिए होता है। फिर आपकी और जितनी भी चीजें हैं, इक्विपमेंट है, उसके लिए भी फ्यूल आपको चाहिए होता है। आपके जो हवाई जहाज उड़ेंगे उसके लिए भी फ्यूल आपको चाहिए होगा। तो ऐसे में फिर क्या सूरत हाल बनेगी? जबर, अगर जंग शिद्दत इख्तियार कर जाती है तो ईरान के पास इस जंग को मजीद मजबूत करने के लिए जो एक मौका है वो अपना हुर्मुज़ को बंद करना है। ओके, ये उस जगह का नाम है, बेसिकली उस जगह का नाम है जहाँ से इंटरनेशनल ट्रेड होता है। छोटी सी जगह है देखने में वो, लेकिन अगर वो जगह बंद कर दी जाए तो पूरी दुनिया को घूमकर तिजारत करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब जो चीज फॉर लेट सपोज अगर जो चीज मुझे 10 रुपए की मिल रही थी, उसको चीज मुझे 100 रुपए की मिलेगी, तो फिर जाहिर सी अपना प्रॉफिट रख के उस पर फिर और महंगा दूंगा। तो अपने हुर्मुज़ को ईरान बंद कर सकता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम देखेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़, जी पूरी दुनिया में आपको जो है ना महंगाई शदीद बहुत बढ़ जाएगी, नजर आएगी और हालात बहुत खराब होंगे। हम दुआ करते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी ना है, चूंकि यकीनन जंग किसी के लिए भी अच्छी साबित नहीं चले। कंक्लूसिव अब आप मुझे बताएं कि बाकी कंट्रीज देखें, 3-4 कंट्रीज की तो हमने मेन बात कर ली ना। खित्ते में फिर पाकिस्तान भी आ जाता है, इंडिया भी आ जाता है, चाइना भी आ जाता है, रशिया भी आ जाता है, और कहीं ना कहीं रशिया की यूके से भी कुछ बातचीत अच्छी नहीं चल रही। यूक्रेन वाला जो पूरा मामला है, रशिया चाहता है कि यूक्रेन दोबारा से रशिया का पार्ट बन जाए, ऐसा रशिया चाहता है। तो कंक्लूसिव अगर आप बताना चाहें कि आपको क्या होता नजर आ रहा है, पहले आप बता दें फिर मैं बता दूंगा कि मुझे क्या लग रहा है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि इंशाल्लाह इन 2 से 4 दिनों में कुछ अच्छा मैसेज हमें मिले। मेरी उम्मीद है और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होगा। किसी मेज पे बैठा जाएगा और इस जंग को यहीं रोका जाएगा,
ठीक है, जिसमें इजराइल पूरी दुनिया के सामने एक बार जलील ख्वार होगा, ठीक है, और लानतें भी अगर उसने लिए लोगों से अब तक, और जो है ना ये जंग उनको रोकनी पड़ेगी। और खदशा भी बस यहाँ पर मैं जाहिर कर रहा हूँ इसका कि ईरान इंशाल्लाह इसमें फतेहयाब होगा। और दूसरा ये है कि अगर खदशा है मेरा, अगर ये अमेरिका इस जंग में कूदता है चाहिए तो फिर जो है ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। अगेन आपने कंक्लूसिव अच्छा बोल दिया। तो बहरहाल मेरा भी कुछ कंक्लूजन यही है, मैं नहीं चाहता कि इस तरह का कुछ हो, बट मुझे फीलिंग ऐसी आ रही है कि शायद कुछ ताकतें ऐसी हैं जो अमेरिका से वो करवा देंगी कि जिससे अमेरिकन को सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है। बिकॉज यू नो ये तो उनकी जंग है ही नहीं, खाम खा वो बेचारे सफ़र करेंगे किसी और की वजह से। और ऐसा लग रहा है कि कोई और अमेरिका की प्रॉक्सी नहीं है, बल्कि अमेरिका किसी की प्रॉक्सी यहाँ पे बन रहा है। और अगर ये हो जाता है, अगर तो अमेरिका इस जंग में आ जाता है, तो फिर ये आलमी जंग बहुत ख़तरनाक होने वाली है। एंड चाइना विल बी द अनडिस्प्यूटेड किंग एट द एंड ऑफ दिस इज़ व्हाट आई हैव टू से। एनीवेज आज की इस वीडियो से इजाज़त चाहिए, फिर मुलाकात होगी एक और अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।